हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो का, अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई बुक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पूरी न्यू बुक का सारे टॉपिक कवर करे हैं, एक ही शॉर्ट नोट्स, ज्यादा बड़ी पीपीटी नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वो एक रैपिड फायर होगा जिसके अंदर मैं पूरा चैप्टर को वन टाइम में ही कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट। चैप्टर नाम है फंडामेंटल यूनिट लाइफ। तो पहला टॉपिक आएगा, व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है। आप कहोगे सर ये एक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ। स्ट्रक्चर कैसे हुआ कि आप जब आप घर बनाते हो एक ब्रिक्स को ब्रिक्स से कलेक्ट करते चले जाते हो, एक क्या बन जाता है, आपका हाउस बन जाता है, घर बना लेते हो। तो इससे हमें एक चीज के बारे में पता चला कि एक ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि मतलब एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कैसे कि मैंने कोई ब्रिक ली, उससे ब्रिक से ब्रिक को क्या करता रहा, मैं कनेक्ट करता रहा, जिससे मैंने क्या बना दिया, अपना एक हाउस। उसको क्या बोलेंगे हम, एक स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएगा। और फंडामेंटल यूनिट लाइफ है कि लाइफ इसके बिना क्या है, इनकम्प्लीट है। जैसे कि कोई एक इंसान है, बॉय है, ठीक है, उसके दो पैर हैं, और वो किस चीज से बनता है, एक सेल से। तो क्या है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, सेल। नेक्स्ट है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल एक चीज होगी। बेसिक यूनिट का मतलब क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में, जो भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो किस चीज से बने हुए हैं, सेल से। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना। बट आप कहोगे सर ये कैसी बात है, आप तो केमिस्ट्री में बताते थे कि जितनी भी चीज बनी हुई है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चीज है, वो किस चीज से बनी हुई है, एटम से। सबसे छोटी यूनिट तो एटम थी, पर आप यहां पे क्या बता रहे हो सर, सेल। तो आप सेल कैसे बता रहे हो बेटा, सेल भी किसके अंदर आएगा, एटम के अंदर ही। सबसे स्मॉलेस्ट छोटी यूनिट क्या होगी, एटम होता है। एटम के अंदर ही क्या आते हैं, सेल आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल। सेल जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे मेरे, टिश्यू। टिश्यू जुड़ेंगे तो मेरा क्या बनेगा, ऑर्गन। जब ऑर्गन जुड़ेंगे तो मेरा ऑर्गन सिस्टम। ये कोई से भी सेल हो सकता है। सेल की शेप जरूर नहीं है कि यही शेप हो। सेल की साइज अलग होता है, शेप अलग होती है, साइज सब कुछ डिफरेंट होता है। हर सेल अलग तरह का डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सब फूड पाइप हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गए, ये सब क्या होंगे मेरे, ऑर्गन। ये सब बनते किस चीज से हैं, सेल। सेल से क्या बन जाते हैं, टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम। जैसे देखिए यहां पे दिख रहा है आपको सेल। सेल से क्या बने, टिश्यू। टिश्यू से क्या बन गया मेरा, लीवर। लीवर मतलब मेरा क्या होगा, एक ऑर्गन होगा। और लीवर से क्या बना मेरा, पूरा ऑर्गन सिस्टम। ये भी क्या होगा मेरा, सेल। नेक्स्ट है, किस किसने डिस्कवरी करी थी सेल की, हु डिस्कवर सेल। अब कहोगे सर ये कैसा है, कैसे याद करेंगे हम इस नाम को। याद रखिए, जब 1665 की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो याद रखना कि हर साइंटिस्ट अपने नाम के आगे क्या लगाता था, रॉबर्ट। उस टाइम हर आदमी को, जो भी साइंटिस्ट बनता था, उसको एक ट्रेंड था कि मैं अपने नाम के आगे क्या लगाऊं, रॉबर्ट, रॉबर्ट। तो सबसे पहला इंसान आया रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले 1665 में किसकी खोज करी, कॉक्सलाइस। अब कहोगे सर कॉक्सलाइस क्या होते हैं, पेड़ होता है, पेड़ की जो छाल होती है, ये समझ लीजिए जो ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर की जो लेयर होती है छाल, उसको बोलते हैं कॉर्क। उसने कॉर्क के स्लाइस लिए, उसमें क्या करा उन्होंने, माइक्रोस्कोप से चेक करा, पता लगाया कि वो भी क्या होते हैं, सेल होते हैं। पर इसने कभी भी लिविंग सेल के बारे में नहीं बताया, डेड सेल के बारे में बताया रॉबर्ट ने। ईयर याद रखो, नाम याद रखो, अकॉर्डिंग टू स्कूल के हिसाब से यही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है एंटोनो ल्यूकविक, जो नाम था, एक कौन था, 1674 में इन्होंने डिस्कवर करा था सबसे पहली बार, किसके बारे में, लिविंग सेल के बारे में। अब यहां कंफ्यूज मत होना कि जो रॉबर्ट हुक था उसने डिस्कवर करा था किसके बारे में, डेड सेल के बारे में। बट एंटोनियो ल्यूहुक जो था उसने डिस्कवर करा था किसके बारे में, फ्री लिविंग सेल। तो मतलब इसने जो डिस्कवर करा था वो किसके बारे में करा था, लिविंग सेल्स। ठीक है, वाटर में पॉन्ड्स में से उसने कुछ सेल निकाले थे, उसके माइक्रोस्कोप से चेक करा तो उसको डिस्कवर करा लिविंग सेल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या काम करा, इसने क्या काम करा, जो सेल होता है
उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। उसने क्या काम करा, जो सेल था उसके अंदर भी कुछ पता लगाया कि कुछ ना कुछ सर ऐसा जरूर होगा। रॉबर्ट ब्राउनी ने बताया कि सेल तो होता है, चलो एग्जिस्ट करता है, पर सेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसने बताया रॉबर्ट ब्राउनी ने कि जो न्यूक्लियस होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। ईयर 1831। नेक्स्ट आएंगे परकंजे। परकंजे ने क्या काम करा, 1839 में सबसे पहली बार किसके बारे में बताया, प्रोटोप्लाज्म। ये आगे बताएंगे जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है समझ ले, मान ले इस बात को बस। प्रोटोप्लाज्म आगे जब स्टडी करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके अंदर बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये समझ लीजिए फ्लूइड होता है, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सेल थ्योरी। क्या होती है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में ये समझ लीजिए तीन भाई थे, तीनों भाई आते हैं, एक डिस्कवर करते हैं, वो सेल थ्योरी के बारे में बताएंगे कि इसका ये था, इस सेल थ्योरी में ये था। पहला फर्स्ट क्या आएगा, स्कैंडन। स्कैंडन क्या बताता है कि 1838 में कि जितने भी प्लांट हैं वो मेल किससे बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेल। कि जितने भी प्लांट हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, सेल से। नेक्स्ट है शॉन। शॉन क्या कहता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, सेल से। ठीक है, दोनों की बात मान लेते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, सेल से। जितने भी प्लांट हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, सेल से। पर जो तीसरा आता है वो कहता है कि मान लिया प्लांट से भी है, एनिमल से भी है, बट कुछ सेल ऐसे थे जो प्री एग्जिस्ट थे, जिसको सेल डिवीजन के बारे में बताया गया। कि सेल डिवीजन का मतलब था कि दो ये सेल था, एग्जिस्ट करता था, पहले से ही एग्जिस्ट करता था, ये डिवाइड हुए होंगे, तो इसको बोलते थे सेल डिवीजन। आओ थर्ड के बारे में बताते हैं क्या था। नेक्स्ट था, इसका नाम था वर्च्यू। वर्च्यू 1885 में क्या करता है, 1855 में ये बताता है कि सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। आगे बढ़ कि सेल मान लेते हैं, ठीक है, आप दोनों की बात मान लेते हैं, पर सेल इससे पहले भी क्या करता था, प्री एग्जिस्ट। इसने सेल डिवीजन के बारे में बताया कि सेल एक सिंगल सेल डिवाइड होता है दो सेल में, क्योंकि लाइफ में पहले ही क्या कर रहा था, एग्जिस्ट, जिससे क्या बन जाते हैं मेरे, न्यू सेल। ठीक है, तीनों का फोटो देख लीजिए, एग्जाम में तो आएगा नहीं, बस ये पूछेंगे सेल थ्योरी क्या होती है बताना। कि शेल्डन ने सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में बताया, शॉन ने जितने भी एनिमल सेल हैं वो एनिमल जितने भी हैं वो किससे बने हैं, सेल से बनाया। जो थर्ड वाला आता है वर्च्यूस ने बताया रोल्फ में कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्ट करते हैं। बस इतना सा याद रखना, जिससे ज्यादा कुछ और कुछ नहीं मत करना। सेल थ्योरी में बस तीन भाइयों के बारे में याद रखना। नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई बुक के हिसाब से उन्होंने कुछ सेल थ्योरी के बारे में दे रखा है, कुछ प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। इसमें एक चीज हमें नोटिस करनी है, क्यूरियस अबाउट द थ्रेड ऑफ द क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होगा कि ये कैंसर ट्यूमर के बारे में बताना है इसमें। इधर देखिए, ये कह रहा है हाउ डू वी कैंसर सेल ग्रो और स्प्रेड। जो कैंसर सेल होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं और कैसे क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ये मान लीजिए जो सेल होते हैं वो ग्रोथ होते हैं, एक टाइम के बाद डेड हो जाते हैं, बट कुछ सेल होते हैं जो अनवांटेड क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते चले जाते हैं, उसी को कैंसर बोलते हैं। और एक टाइम पे वो फॉर्मेट ट्यूमर भी बन जाता है। लिखा है जैसे पढ़ते हैं, हाउ डू कैंसर सेल ग्रो एंड स्प्रेड। कि किस तरीके से कैंसर सेल होते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं। नॉर्मल सेल ग्रो करता है एक एज तक, उसके बाद डाई हो जाता है, लिमिटेड एज तक ग्रोथ करता है, उसके बाद सेल डाई हो जाता है। पर कुछ केस में ऐसा होता है कि जो सेल है वो एबनॉर्मल सेल होते हैं, वो स्टार्ट कर देता है अपने आप को डिवाइड करना, अनकंट्रोलली डिवाइड करता रहता है, फैलता चला जाता है, ठीक है, जिससे ट्यूमर हो जाता है। और ये एक हार्ड कोर ऑफ डिजीज दे देता है, जिससे कि बाद में जाके कुछ ना कुछ क्या होता है, ट्यूमर या कैंसर का रूप ले ले। बस इतना ही देखना था इसके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है टॉपिक, मेरा नाम है जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ टू टाइप। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप। एक होगा यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, यूनि का मतलब सिंगल। जैसे तुम सिंगल हो ना अपनी लाइफ में, जैसे तुम लोग छोड़ के चले गए उसके बाद तुम सिंगल ही चल रहे हो, वैसे तो सिंगल। और मल्टी सेलुलर क्या होगा, जिसके पास एक से ज्यादा क्या होगा, अनेक, बहुवचन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टोटल क्या होंगे, एक है यूनिसेलुलर जिसमें सेल किससे होंगे, सिंगल सेल। जो बॉडी मेड अप हो सिंगल सेल से उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर।
जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में कौन आएंगे? जैसे कि द बॉडी मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, जैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस बीइंग भी आ गए, प्लांट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है मेरे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट शेप ऑफ सेल। क्या शेप भी अलग अलग होती है सेल की? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल एक फिक्स नहीं है, सेल की शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करते हैं, वेरी करता है, किस तरह का शेप होगी, किस तरह का साइज होगा। देखते हैं इसको। पहला है नर्व सेल। कहां का डिपेंड होता है ये? हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरा क्या है? ब्लड सेल। हमारे कहां होते हैं? जो हमारे ब्लड फ्लोट कर रहा है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर कौन से होंगे मेरे? ब्लड सेल। बोन सेल किस में होंगे मेरे? बोन्स के अंदर होंगे। मेरा क्या होगा? ओवम। ठीक है। स्पर्म, मेल का रिप्रोडक्शन होगा। ये इस तरह का शेप देख लो, इससे कैसे शेप होती है सेल की। स्मूथ मसल्स, जो मेरी मांसपेशियां हैं, वो किस तरह की होंगी? ठीक है, उसके अंदर सेल दिखा रखी है। फैट सेल, जो मेरा फैट मोलिक्यूल होते हैं, जो भी फैट सेल होंगे उसके बारे में दिखा रखा है। शेप देख लीजिए कैसी है इनकी, फैट सेल की, ओवम की। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिफरेंट साइज ऑफ सेल। क्या साइज भी अलग होता है? सर आपने तो बताया था शेप अलग है। जब शेप अलग है तो साइज भी क्या होगा? डिफरेंट नहीं होगा। ये बुक, ये जो मैंने डायग्राम लिया है, नई एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए सबसे छोटा सेल क्या होता है पूरे वर्ल्ड में? सबसे छोटा सेल कोई बैक्टीरिया है या कुछ और है? तो सबसे छोटा सेल जो होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। और जो सबसे बड़ा सेल है वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच है, जो उसका एग है, वो सबसे बड़ा सेल है। और माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है सबसे छोटा सेल है। फिर आप क्या कहोगे? सर तो ठीक है, बात मान ली आपकी। क्या ह्यूमन बीइंग में भी अलग होंगे? हाँ। सबसे छोटा सेल जो होगा स्पर्म होगा, और जो सबसे बड़ा सेल होगा मेल के ह्यूमन बीइंग में, वो कौन सा होगा? एग सेल, जो फीमेल के अंदर होता है। ठीक है। आ गई साइज देख लेते हैं, इसके बारे में देखा रखा है जो हमने बुक से उठाया, डिफरेंट साइज ऑफ शेप। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है? 10.1 nm। सबसे छोटा क्या चीज है? एटम। बोला था ना मैंने, जो सेल है उससे भी छोटा एटम है। जो सेल बने हैं वो भी किससे बने हैं? एटम के मिलने से ही बने हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? एटम। एटम है, फिर एटम जुड़ते चलेगा, क्या हो गया? मॉलिक्यूल बने 1 nm तक। फिर क्या है? प्रोटीन और लिपिड 1 nm से लेकर 10 nm तक। उसके बाद आएंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? परेशान मत हो, नाम सुन के राइबोसोम बताऊंगा, आगे आगे स्टडी करता चलेगा। राइबोसोम बस याद रख ले, ये प्रोटीन बनाने में काम आते हैं राइबोसोम्स। ठीक है। नेक्स्ट है वायरस। ये कितना? 10 nm से लेके 100 nm तक। उसके बाद आएंगे छोटे बैक्टीरिया, जो स्मॉल बैक्टीरिया है। वायरस छोटा होता है, बैक्टीरिया थोड़े और बड़े होते हैं। उसके बाद आएगा 1 माइक्रो mm तक माइट्रोकॉन्ड्रिया, कुछ बैक्टीरिया आएंगे। फिर न्यूक्लियस का साइज आएगा। फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल यहां पर आएंगे। ठीक है। इसके बाद अमीबा, फिश, चिकन एग, ये सब शायद दे रखी है, नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। तो याद नहीं करना, बस समझ लेना कि कौन कहां कहां पे प्रेजेंट करता है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, कहां पे क्या शेप है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल दो तरह के होंगे, एक प्रोकार्योटिक और एक है यूकार्योटिक। क्या होता है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक? देखिए, सबसे पहला है प्रो। प्रो मतलब पुराना, प्रो प्रो। ठीक है। द सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब कहेगा बेटा सर नए नए वर्ड बता रहे हो, बड़ा बायो रहे हो, नए नए वर्ड बता रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये समझ ले कि मेरे पास कोई सेल है, डायग्राम बनाना सीख ले, ऐसे बना लेना एग्जाम में। सर ये कोई सेल है, ठीक है। जो सेल की जो लेयर है जो मैं फिल कर रहा हूं, ये क्या है मेरी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये क्या होता है? आउटर कवरिंग है, ये समझ लीजिए इसका बॉडी गार्ड है, इसे बचाएगा।
कि कोई चीज अंदर ना आए, कोई चीज बाहर ना जाए, इसको मैनेज करेगा, क्योंकि इसके पास क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये रोकेगा कोई चीज बॉडी बाहर ना जाए। इसके बाहर होता है एक और, जिसका नाम है सेल वॉल। ये सबसे आउटर पार्ट होता है, ये है मेरा सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कौन होगा, येलो वाला ले लेते ना, ये होगा मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरे होंगे, इसी के अंदर ही क्या होगा मेरा, यहां कहीं, ये क्या होगा मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ जेल फिल होगा हरे रंग से, ये जेली टाइप स्ट्रक्चर होगा, जो जेल भरा होगा, इसको क्या बोलेंगे मैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आगे आगे स्टडी करते चलेंगे। वैक्यूल कहाँ है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड्स क्या है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इनकी सबकी शेप बनाते चलेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से समझाना है कि सेल वॉल सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर है, इसके पास ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है कि किसको परमिशन देगा, ये समझ लीजिए बॉडी गार्ड है, बॉडी गार्ड। ये देखेगा कि कौन सी चीज बॉडी के अंदर एंटर करानी है, किसको रोकना है, किसको आउट करना है। ठीक है, आ जाओ वापिस। पहला है सेल ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकेरियोटिक में पुराना है ना, मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, ऐसा चीज नहीं है कि किस बोर्ड सेल के अंदर बॉडी के अंदर किसको लाना है, किसको ले जाना है, इसको नहीं पता। सेल यूकेरियोटिक कौन होता है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये सिंगल क्रोमोसोम्स है, ये है सिंगल और मल्टीपल क्रोमोसोम्स। अभी आपने क्रोमोसोम्स से नहीं पता क्या होगा, आगे आगे पढ़ते हैं, यहीं तक परेशान मत हो, बताता हूं क्रोमोसोम्स भी क्या है, जीन्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक है, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, एसेक्सुअल, और इसमें कैसा होगा यूकेरियोटिक में, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में कौन से होंगे, यूनिसेलुलर, जिसमें बैक्टीरिया, एल्गी ये सब आएंगे। ये कौन होगा मेरा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, सेल होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म आर एब्सेंट, जो मेम्ब्रेन बाउंड, मेरी बात सुन, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, जो इसको बाउंड्री देने वाला ही नहीं है, जो इस सब मेम्ब्रेन को रोकने वाला ही नहीं है, अब किसी की मर्जी कोई भी अंदर आए, कोई भी बॉडी से क्या आ जाए, बाहर जाए, यहां तो किसी पर रोक टोक ही नहीं है, जिसकी मर्जी अंदर आए, किसकी मर्जी बाहर जाए, क्योंकि रोकने वाला बॉडीगार्ड ही नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई अपनी मर्जी से अंदर आए, कोई अपनी मर्जी से जाए, तो कोई रोकेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या होंगे, ये ऑर्गेनिजम्स अब्सेंट होंगे। दूसरी चीज है द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स, ये खुद का प्रोटीन बना सकता है, अपने खुद का डीएनए होता है, इसके खुद के जीन्स होते हैं, तो ये क्या कर सकता है, पावर हाउस होता है इसके सेल को। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रोसोल। सेंट्रोसोल सिलेबस में है भी नहीं, दे रखा है, देख लेना, एक बार बता दूंगा मैं कि जो सेंट्रोसोल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में होते ही नहीं है, दरअसल ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन यार बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मतलब सिंगल फ्यूज करेगा। इसमें क्या होगा हमारा, मायोटिस करेगा और म्यूसिस करेगा, ये आगे आगे जाकर पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में, कैसे कैसे मायोटिस डिवीजन होता है। एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, अमीबा, और इसमें क्या आएगा यूकेरियोटिक में मेरा, फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, ये सब किसके टाइप हो जाएंगे मेरे, यूकेरियोटिक के। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किस चीज से बना है, क्या क्या चीज है सेल में जो हमें पढ़ना है। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। सबसे नोटिस करो, ये जो सेल का अंदर देख बेटा, ये जो बीच में दिख रहा है, ये कोई सी भी सेल है, इसके अंदर जो बीच में दिख रहा है, ये क्या है मेरा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोस है, ये सारा है न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर के पास भी छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये मेरा देख रहे हो, ऐसा शेप देख रहे हो इसकी, सैक लाइक,
ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसकी शेप इस तरीके से दिख रही है मुझे, जैसे, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो या जिग जैग पाथ बन रहा हो, वो मेरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के होंगे एंडोप्लाज्मिक, एक रफ और एक स्मूथ। पहले देखते हैं, ये तो मेरे क्या हो गए, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसके बाहर होंगे ये कौन से होंगे मेरे, स्मूथ, ठीक है, ये मेरे स्मूथ होंगे, ये वाले मेरे कौन से होंगे, रफ। नेक्स्ट है, ये मेरा क्या है, ये देख रहे हो शेप, ऐसी शेप है इसकी, ये क्या है मेरा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। फिंगर लाइक है, जिगजैग पाथ है, इसके अंदर ये क्या होती है मेरी, एटीपी प्रेजेंट होते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा जो जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है हमें, ये मेरे क्या हो गए, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये मेरे, ये डॉट डॉट देख रहे हो, ये मेरे क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है, स्मूथ हो गया, राइबोसोम हो गया। ये जितनी भी पिंक कलर की लेयर देख रहे हो जो सेल को रोक रही है, ये क्या क्या होगी मेरी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये होगी मेरी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलता हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों चीज सेम ही है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम है। आगे आ जाइए, और क्या क्या चीज है हमारे जो सिलेबस में है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस, ये क्या है, देख रहे हो गोल्गी एपरेटस की शेप, ये सारे के सारे मेरा क्या है, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होगा, गोल्गी एपरेटस, ये समझ लीजिए, जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी चीज बॉडी के अंदर बनाएगा, रफ प्रोटीन हो या फैट हो, कुछ भी चीज बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, उसको लेगा, पैकेजिंग करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा। मतलब बॉडी में जहां जहां नीड होगी वहां वहां भेजने का काम करेगा। देखो ये रहा, क्या ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम, लाइसोसोम पढ़े पड़ेंगे, जिसके बारे में इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, ठीक है। ये सब देखने हैं हमें। सेंट्रोसोम ये रहे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यहां तक देख लेंगे। डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रखा है इसका। नेक्स्ट, क्या होता है सेल वॉल, क्या होता है सेल वॉल, क्या होता है सेल वॉल, बताया था अभी मैंने कि जो भी कोई सेल है उसके आउटर कवरेज जो डेड सेल है, नोटिस करना जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है मेरी, वो होती है मेरी डेड सेल, ठीक है। जितने भी मेरी प्लांट होते हैं उसके बाहर जो हार्ड होती है वो क्या होती है मेरी डेड सेल। क्यों, रिजिड होती है, रिजिडिटी हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती उसको, क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह क्या नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते, ये हार्ड होती है, उसको बचाता है, बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। पहला है द सेल वॉल इज रिजिड स्ट्रक्चर है, सपोर्ट का काम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सेल को। क्यों, जब से बाहर से हार्ड नहीं होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल कुछ भी चीज बॉडी के अंदर सेल के अंदर एंटर नहीं कर जाएगा, तो वो क्या होता है, हार्ड है, टफ है, रिजिड है, मेंटेन कर रहा है, प्रोटेक्ट का काम कर रहा है, सेल वॉल बचा रहा है उसको, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल ऑफ द प्लांट, फंगस, एल्गी, प्रोकार्योटिक्स। बट ये जो सेल वॉल होता है ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है पर एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, नोट कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो कैसे दे रखी है, ये रही, ठीक है। दो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक इनर एक आउटर, वो पढ़ेंगे अभी जाके आगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बैक्टीरिया की पूंछ है, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ट्रेवल करता है इसी से। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया सर, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, मैंने नहीं बताया था, ठीक है। सेल वॉल के अंदर होती है और जो भी सेल होता है उसकी आउटर लेयर कवर करती है कि किसको सेल के अंदर एंटर कराना है, किसको सेल से बाहर निकालना है। इधर देखो ध्यान से, टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये मेरी आउटर मोस्ट कवर है, जैसे कि मेरी समझ लीजिए ये सेल का पूरा का बॉडी गार्ड है, बचा कर रखेगा, हाँ जी इसको अंदर आना है, इसको अंदर नहीं आना, मैं रोकूंगा। ये खुद परमिशन देगा कि हाँ जी ये काम का आदमी से ले आओ, ये काम का नहीं है सेल से बाहर निकाल दो बॉडी से, ठीक है। ये कौन काम करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दो नाम होते हैं इसके।
इसकी परमिशन है तो आप अंदर आओगे, इसकी परमिशन नहीं है तो आप अंदर नहीं आओगे। रोक देगा भाई, भाई भाई बॉडीगार्ड हूं, बार बार बार, मेरी परमिशन क्यों नहीं आ रही। हाँ, ये आउटर कवरेज होती है सेल की, ये सेपरेट करती है किसको, कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, की एनवायरमेंट के बाहर जो भी चीज है वो अंदर एंटर ना करे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अलाउ अ परमिट द एंट्री ऑफ एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल आउट ऑफ द सेल। मतलब ये सीधा ये कह रहा है कि ये परमिशन देता है या अलाउ करता है कि कोई सेल के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो बोला ना मैंने, बॉडी गार्ड है ये, बहुत पावरफुल आदमी है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सम आउटर मटेरियल एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये परमिशन देगा कि कौन मूवमेंट करना है, किसको बॉडी के अंदर रखना है। इस सारी चीज कौन पर डिपेंड करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। आगे देखिए, ये किस चीज से बना होता है, दो चीजें, एक तो लिपिड और एक है प्रोटीन। प्रोटीन तो आपको पता है डब्बों में मिल रहा है आजकल, देख रहे हो कैसे बनते हैं प्रोटीन, पर आपको लिपिड नहीं पता होगा। लिपिड समझ लीजिए एक फैट है, इसमें लिक्विड पानी मिला रखा है, उस तरह के फॉर्मेट में है ये, ठीक है, ये समझ लीजिए, इस चीज समझ लो बस, ये एक फैट है, ठीक है, लिपिड। नेक्स्ट डायग्राम देख लीजिए, हमने एक्सप्लोरेशन बुक है इसमें से लिया था ये डायग्राम नया, ठीक है। ये डायग्राम था मेरे, जो सेल मेम्ब्रेन दो बताई थी मैंने, दो तरह की होंगी, एक तो इनर लेयर है, एक कैसी है, आउटर लेयर, ठीक है। ये इसके वॉल्स होते हैं जो खुलते हैं, जिसमें से लिपिड बाय लेयर का मतलब तो बताता हूँ, लिपिड बाय लेयर क्या होती है। ये दो तरह की लेयर है, इस तरीके की लेयर बनी हुई है, ये लिपिड्स की लेयर है, ये कंबाइन हो जाती हैं, एक इससे एक मेम्ब्रेन बन जाएगी अंदर वाली, एक आउटर मेम्ब्रेन बन जाएगी। देखो जूम करता हूं, ये देखो, नीचे ध्यान से देखो, ये बन रही है, ये सब जुड़ते चले जाएंगे, इस वजह से इसका नाम पड़ा लिपिड बायलेयर, ठीक है। इतना नहीं आता स्कूल में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है तो देख लेते हैं इसको बस। नेक्स्ट दे रखा है द सेल मेम्ब्रेन आर थिन, इसका साइज दे रखा है 5 to 10 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। फ्लूइड मोसिस मॉडल बता रखा है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल बनाता है, मैटर के बारे में बाई लेयर बता दिया मैंने आपको, दो लेयर होती हैं, ठीक है, फैट की, जो अटैक करती है, एक का हेड ऊपरवर्ड होता है, एक का हेड इसकी टेल नीचे होती है, दूसरे का हेड नीचे होता है तो टेल ऊपर होती है, ये एम्बेडेड हो जाते हैं दूसरे के अंदर, क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, फ्लूइड का मूवमेंट कराते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अंदर से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जितने भी सेल के हैं अंदर, इसको क्या कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दो तरह की लेयर है, एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, ठीक है। अब हम एक चीज नोटिस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये कैसा है, एक तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल समझ रहे हो क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये फ्लेक्सिबल है, दो चीज से बना हुआ है, एक तो प्रोटीन से और दूसरा किस चीज से, फैट से। नेक्स्ट है, ये फ्लेक्सिबल है, ये एंगुल्फ करता है, एंगुल्फ का मतलब क्या है, जैसे अमीबा देखा है, अमीबा यूनिसेलुलर था, जब भी वो चलता चलता रहता था अपना अपना वो शेप चेंज करके एनगुल्फ करता था, खा जाता था, यूं समझ लो कुछ डाली मुंह में एनगुल्फ कर लिया, ठीक है। वो फूड को लेते हैं एंड अदर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बिना छेड़े हुए से, उसको बोलते हैं एंडोसाइटिस। एंडो मतलब अंदर, एंडोसाइटिस। और एक्सोसाइटिस क्या होता है, जो भी चीज खाई है उसे बॉडी से क्या कर देंगे, वेस्ट, जैसे भी कुछ हमने खाना खाया, वेस्ट पाउडर बॉडी से बाहर निकाल दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम से, उसको बोलेंगे एक्सोसाइटिस। जैसे कि अमीबा एग्जांपल ले लीजिए, अपना फूड लेता है एनवायरनमेंट से, एनगुल्फ करता है, ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट दे रखा था एक्सप्लोरेशन वाली बुक में, देख लेते हैं क्या क्या रखा था एक्टिविटी में। ये कहा लेटस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने दो क्या लिए, किचन में लिया नाइफ लेके, उन्होंने क्या करा, दो पोटैटो के पीस लिए सेम साइज में, क्या करे, कट कर दिए, एक बीकर लिया, उसमें दोनों पोटैटो के शेप डाल दी, ठीक है। एक बीकर में तो उन्होंने क्या ऐड कर दिया, वाटर, और जो दूसरा बीकर था
वो एक बीक में पोटैटो के साथ प्लेन वाटर ऐड कर दिया, बट दूसरे बीकर में 20 ml क्या डालना, 20% क्या डाल दिया, सॉल्ट या शुगर। उसमें 20% में क्या डाल दिया, सॉल्ट या शुगर। जैसे शुगर ऐड करी और अनडिस्टर्ब करा, छोड़ दिया उसको कुछ टाइम के लिए, देखा कि एक तो बीकर 1 नंबर फर्स्ट थी, एक बीकर नंबर सेकंड थी। क्या ऑब्जर्व होगा, जो फर्स्ट बीकर होगा उस पोटैटो ने उस वाटर को क्या कर लिया होगा, स्वेल कर लिया होगा, तो इसका साइज बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो और जो दूसरा होगा उसने क्या कर दिया होगा, श्रिंक। यहां पे तो क्या हो गया होगा, श्रिंक, यहां पे क्या आ गया होगा, स्वेल। ठीक है, क्यों, उसमें सोल्यूट और सोलवेंट्स के कंपेयर में कहानी आएगी, अभी आगे जाके पढ़ूंगा मैं। हाइपो क्या होता है, हाइपर क्या होता है, आइसो क्या होता है, सेम रहेगा। ठीक है, आइसोटोनिक। ठीक है, तो पहले वाले पीस में तो स्वेल हो गया, दूसरे वाले पीस में क्या हो गया, श्रिंक। अभी इसके कंसेप्ट के बारे में बताता हूं मैं, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, हाई कंसंट्रेशन लो, ऑस्मोसिस देखेंगे क्या होता है, उसी के अंदर देख मिलेगा सब टॉपिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल सेल और प्लांट सेल अभी बताता हूं, क्योंकि आपने सेल वॉल पढ़ लिया, प्लास्टिड्स नहीं पढ़े, सेंट्रोल्स नहीं, गोल्गी अब पढ़ी नहीं पड़ी। रुक जाओ, उसको बाद में लेके आता हूं शीट। टॉपिक है व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन बताओ। कोई भी चीज जब हायर कंसेंट्रेशन से कहां चले, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है वो हाई कंसेंट्रेशन से कहां चले, लो कंसेंट्रेशन की तरफ, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of substance from a region to higher concentration to a low concentration is called diffusion। ये समझ लीजिए कोई सेल है मेरा, ये मेरा कोई सेल है, ये मेरा कोई सेल है। ठीक है, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा बाहर, यहां वाटर के मॉलिक्यूल क्या है मेरे, ज्यादा है, यहां वाटर के मॉलिक्यूल कम है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक कंसेंट्रेशन से कहां आएंगे, एंटर कर जाएंगे, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से कहां जाएंगे, ये लो कंसेंट्रेशन। एक सेल ही समझ लो, ये दूसरा सेल है, यहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा थे, यहां मॉलिक्यूल कम थे, तो ये हाई कंसेंट्रेशन से कहां जाएंगे, लो कंसेंट्रेशन की तरफ। इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है डिफ्यूजन का, एक एग्जांपल दिया था मैंने कि जो हमारे गैस जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन CO2 चेंज होती है। मैंने वहां से टॉपिक डाल दिया किसका, डिफ्यूजन का। जैसी एयर आती है, ठीक है, वहां पे एल्वियस में क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती है, वहां भी क्या होता है, यही प्रोसेस भी क्या होता है, डिफ्यूजन का। क्लास 10th में पढ़ोगे इस टॉपिक के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, द सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जितने भी हमारी ऑक्सीजन होगी, CO2 होगी, जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, ये सब कौन संभालेगा, डिफ्यूजन। आ गया ये। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या होगा ऑस्मोसिस, बताओ ऑस्मोसिस क्या होगा। ऑस्मोसिस, इसमें भी क्या होगा, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से ये भी कहा जाएंगे लो कंसेंट्रेशन की तरफ, बट इनके बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होगी जिसका नाम है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी परमिशन क्यों नहीं जाएंगे, सर आप कहोगे सर ये तो डिफ्यूजन का टाइप हुआ, हाँ है, उसी का टाइप है, पर ये है कि बस छोटा सा माइनर डिफरेंस यही है कि ऑस्मोसिस के अंदर हाई कंसेंट्रेशन से लो तो जाएंगे, पर बीच में क्या लगी होगी, एक मेम्ब्रेन। ठीक है, पर डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी हाई कंसेंट्रेशन मिला लो की तरफ तुरंत ट्रेवल करके चले गए। ठीक है, बट ऑस्मोसिस में क्या होगा, बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होगी, उसकी परमिशन होगी तो अंदर ट्रेवल करेंगे, अदरवाइज अंदर ट्रेवल नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ लो, वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन along with the concentration from gradient। वही है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक जाएंगे, पर बीच में एक लेयर लगी होगी जिसे बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमेशा कहां मिलता है, मैक्सिमम होता है प्लांट में। प्लांट सेल टेंड्स टू बी ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द ऑस्मोसिस। जितने भी प्लांट होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्रोसेस कौन सा होता है, ऑस्मोसिस। दो तरह का होगा ऑस्मोसिस, एक तो एंडोऑस्मोसिस
दूसरा हैगा एक्सोस। एंडो का मतलब क्या है, अंदर की तरफ, एक्सो का मतलब है बाहर। एक्स, एक्स छोड़ के चली गई ना तुम्हारी, चली जाते हैं ना वो लोग, तो वो वाली बात है एक्स। एंडो, आप एंटर करा रहे हो, अपने पास बुला रहे हो। एंडो ओस्मोसिस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कहां जाएगा, इनटू द सेल। तो ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, एंडो। एक्सोस में ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल में से वाटर मॉलिक्यूल कहां निकल जाए, आउट ऑफ द सेल, सेल से कहां चला जाए, बाहर। ठीक है, ऐसा जिसमें बॉडी से बाहर चला जाए। ठीक है, मूव आउट ऑफ फ्रॉम द, आउट ऑफ द सेल, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एक्स ऑस्मोसिस। जो इनसाइड लेगा एंडोस्मोसिस, जो बाहर निकाल देगा वाटर मॉलिक्यूल बॉडी में से या सेल में से, उसको बोलते हैं हम एक्सोस्मोसिस। पास होनी है, जैसे समझ लीजिए मेरे को सेल है, ठीक है, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट समझ लीजिए, मैं बाद में समझाता हूं सोल्यूट सोलवेंट। अब यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन अंदर क्या थी, हाई, और बाहर क्या थी, लो। तो जितने भी ये सेल में से वाटर मॉलिक्यूल कहां निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सोस्मोसिस। और जो मॉलिक्यूल अंदर, जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाए तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस। ठीक है, इतना से याद करना है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इतना ही आएगा, क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन पे बनाएगा यही पूछेगा, टाइप बता दो। और डिफरेंस जरूर आएगा, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। 110% ये क्वेश्चन आता ही आता है स्कूल में। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तीन तरह के सॉल्यूशन होंगे, एक तो होगा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और कौन सा होगा, हाइपोटोनिक। अभी मैंने आपको पोटैटो वाला एग्जांपल दिया था, जो एनसीईआरटी बुक से था, एग्जाम एक्टिविटी। 2 पीस लिए थे पोटैटो के, एक में प्लेन वाटर में डाला। यदि वो पोटैटो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, अपने आप को हाइपो बना रहा है, हाइपो हिप्पोपोटामस बना रहा है, मोटा बनाया जा रहा है, ऐसे करता हुआ जा रहा है, तो वो क्या होगा मेरा, हाइपोटोनिक। जो वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, स्वेल कर लेगा, मोटा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हाइपोटोनिक। क्यों, मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी या सॉल्ट ऐड कर दी थी, तो सोल्यूट सोलवेंट का रेशियो मैंने बिगाड़ दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो पोटैटो का पीस छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। क्यों, उसके अंदर क्या हुआ, हाइपो हाइपरटोनिक। और आइसोटोनिक क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा डाला था वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि मेरे पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अंदर एंटर कर रहे हैं सेल के अंदर। ये समझ लीजिए सेल है मेरा, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरे सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या करते रहेंगे, इधर एंटर करते रहेंगे, तो क्या होगा, सेल का क्या होगा, वाटर को एब्सॉर्ब करेगा सेल, तो सेल कैसा बन गया मेरा, हाइपो। बट एक केस में क्या होता है, ज्यादा श्रिंक करने के बाद क्या करता है, स्वेल भी कर लेगा, इसका मतलब स्वेल बोल देंगे, फूल जाए। यदि दूसरा सेल है मेरे पास, मेरे पास दूसरा सेल है, उसके अंदर से क्या होता है, सेल के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल कहां निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा मेरा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, देखिए, हाईएस्ट सोल्यूट आउटसाइड, जो पानी क्वांटिटी है वो क्या है, ज्यादा बाहर है। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, जितना वाटर मिलकर बाहर निकल जाएगा। हाई वाटर इनसाइड, वाटर इनसाइड था, बाहर निकल के चला जाएगा। वाटर मूव, यहां से याद करो, वाटर मूव आउटसाइड, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक। देखो डायग्राम में देखो कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। आइसोटोनिक में इक्वल सोल्यूट रहेगा, वाटर जितना था अंदर उतना ही रखेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितना वाटर इनसाइड आया उतना ही वाटर क्या हो गया, आउटसाइड, चेंज नहीं आएगा, नॉर्मल। बट हाइपरटोनिक, हाइपर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इनसाइड, तो ये कैसा कर लेगा, अपने आप को स्वेल कर लेगा, मोटा हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन बहुत होती है कि सर हाइपो क्या होता है, हाइपर क्या होता है। मैंने तो इस तरीके से याद करा था अपने इस टाइम पे, स्कूल टाइम में, कि हिप्पो, हाइपो मतलब हिप्पो, हिप्पोपोटामस कैसा होता है, मोटा, जो पानी को पीता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, और आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, जो जैसा है वैसा रहेगा। तीसरा बचा केस हाइपर, उसको हम देख लेंगे कि जिसमें से जो हाइपर होगा वो श्रिंक होता है, कमजोर पड़ जाता है। हाइपर होगा, बार बार गुस्सा होगा, टेंशन लेगा अपनी लाइफ में, श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सूख जाएगा, टेंशन लेगा। समझ रहे हो,
नेक्स्ट एक्टिविटी थी एनसीईआरटी की नई बुक से, ठीक है। आइसोटोनिक में जितने वाटर मॉलिक्यूल थे एट द एंड सेम रहे, उसको क्या बोल दिया, आइसोटोनिक। दूसरा क्या है, हाइपोटोनिक। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल 3 थे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल श्रिंक, छोटे हो गए, नहीं क्या हो गए, स्वेल हो गए, बड़े साइज में बन गए, वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक क्या होगा, जिसमें सेल मॉलिक्यूल यहाँ बड़े थे, यहाँ के छोटे डोटेड में हो गए, इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। ये सीधी बात है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, फूल गया, सेल बड़े हो रहे हैं तो हाइपो, सेल छोटे हो गए हैं क्यों, उन्होंने पानी अपना रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, वो हाइपर हो गए। जो सेम है जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं, वो क्या होगा, आइसोटोनिक। छोटी सी बात है, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एग्जांपल दे रखा है, देख लेना है। वाटर मॉलिक्यूल का दे रखा है, हाइपर में बाहर निकल गए, आइसो में जितने मॉलिक्यूल बाहर हैं उतने ही अंदर हैं, और हाइपो में क्या हो गया, मॉलिक्यूल बाहर कम है, इनसाइड क्या कर रहे हैं, ज्यादा आ गए हैं। नेक्स्ट है, टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में बताया था, स्कूल में जरूर आता है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या है। पहला है डिफ्यूजन, ये सॉलिड लिक्विड गैस में हो सकता है, बट ऑस्मोसिस किस में होता है, लिक्विड मीडियम, लिक्विड में ही होगा ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, स्वेल कर रहे हैं, एक अंदर से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। लिक्विड में वाटर भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं लिक्विड में। इसमें सोल्यूट और सोलवेंट होता है, और एनी मॉलिक्यूल कोई भी चीज हो सकती है जो मूव कर सकती है, सोलवेट भी, सोलवेंट भी, मॉलिक्यूल्स भी। ठीक है, इसके अंदर हमेशा क्या होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल, जितने भी सोलवेंट होंगे वही क्या करेंगे, मूव। ठीक है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोलवेंट की जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो तो सोलवेंट, सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, इतना याद रख लो। ठीक है, एक होगा सोल्यूट, एक होगा सोलवेंट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सोल्यूट, सोलवेंट हो गया, और सोल्यूट की क्वांटिटी कम। आगे जी, डिफ्यूजन के अंदर और ऑस्मोसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑस्मोसिस अपनी परमिशन से कहेगा कि किसको अंदर लेना है, किसको बॉडी से बाहर छोड़ देना है, ये ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है। पर डिफ्यूजन में क्या होता है, परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी मर्जी एंटर कर सकता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो जा सकता है, बट आइसो ऑस्मोसिस में नहीं है। ऑस्मोसिस में क्यों नहीं है, क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर क्या लगी हुई है, एक मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसकी परमिशन के बिना आप ना तो एंटर कर सकते ना ही बाहर निकल सकते। ठीक है, अब डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसा है, स्लो, इसका फास्ट प्रोसेस है। इसमें डिफ्यूजन क्या होगा, एक डायरेक्शन में नहीं, चारों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, बट ऑस्मोसिस कैसे होगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या वन डायरेक्शन होगी, सिंगल डायरेक्शन होगी, एक तरफ से चलेगा। ठीक है, तीसरा है, याद कोई से भी 3-4 पॉइंट याद कर लेना है स्कूल के हिसाब से। ठीक है, इट अकर विद इन द सेल फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द सेल, ये कहां पर होगा, सेल के इनसाइड होगा। जैसे कि मेरा कोई सेल है ये, ठीक है, यहाँ हाई कंसेंट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन हो रहा है, यहां से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, ये क्या है मेरा, डिफ्यूजन। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या होगा, ये डिपेंड करेगा अक्रॉस द मूवमेंट, मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेंट्रल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, ये, और इसका एग्जांपल देख लेना, ये ग्रीन प्लांट का, नीचे डायग्राम देखो, देखो ये ओस्मोसिस है, कि जहां भी मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, देखें तो बीच में क्या लगी हुई है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसका नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पर डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं है, तो यही डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर, कि इनके अंदर मेम्ब्रेन है, एक के अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, अदरवाइज दोनों चीज सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये दोनों दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल हैं। ठीक है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, आता भी नहीं है इतना स्कूल में, पर दोनों डिफरेंस यही आता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। पर डिफ्यूजन में यह है कि मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, और ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखो इस टॉपिक को, पहले मैं पानी पी लेता हूँ। देखो,
नो, देख लिया, लिख लेना बाद में, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसको लिंक, नोट्स को, वहां से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था, मैंने बताया था ना, सेल के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस? ब्रेन होता है, सेल का ब्रेन है। सेल किस तरीके से काम करेगा, कैसे मैनेज कराना है, क्या करवाना है, सब कौन संभालेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो सेल है वो उसके सेंटर में होता है, वो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ये किसका काम करेगा? ब्रेन का, सेल का, सेल का, ब्रेन का। चलो पढ़ते हैं। कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कि जो सेल की जितनी भी एक्टिविटी होगी कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। दूसरा है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। आ गया डीएनए। ये देख रहे हो जितने भी धागे थ्रेड लाइक पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, दिख रहे हैं, ये देख रहे हो थ्रेड, ठीक है। ये सब क्या है मेरे, क्या है ये मेरे? डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड दिख रहे हैं, ये सब मेरे क्या है? डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स। ये जो स्पेस ओपन हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम? पोर्स, ठीक है। एक होगा क्रोमेटिन, एक होंगे क्रोमोसोम। क्रोमेटिन अलग अलग घूम रहे हैं, जैसे ही ये कंबाइन होंगे ऐसे मिल जाएंगे, क्रॉस कर लेंगे या एनवेलप कर लेंगे, रिजिड होंगे, मिक्स होंगे, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स। और जब तक सिंगल थ्रेड में घूम रहे हैं वो क्या होंगे? क्रोमेटिन। आइए इधर आइए, बात को समझो इसको, ठीक है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डीएनए। हमारे जो जीन्स हैं, डीएनए है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कंटेन करता है। इसके अंदर डबल लेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया था ना मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होंगी, डबल, इस वजह से क्या बोलते हैं? डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि एक इनसाइड लेयर है, एक आउटसाइड लेयर है, इसका दो मेम्ब्रेन हो गई, इस वजह से क्या बोल दिया इसे? डबल लेयर कंटेन कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वन इनसाइड आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक मटेरियल है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म घूम रहा है, उसके सेंटर में कौन बैठा है? ब्रेन। ब्रेन को क्या बोल रहा हूं मैं? न्यूक्लियस। क्या कह रहा है ये? अलाउ द ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ये समझ लीजिए, ये कोई सेल है, यहां बीच में न्यूक्लियस है, ये शेप समझ लो, ये सारी शेप यही है इसकी। ये बाहर जो जेल घूम रहा है, जेल लाइक सबस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है मेरा? साइटोप्लाज्म। यही क्या करेगा? कोई भी ट्रांसफर कराना है मटेरियल का फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर लाना है। अभी साइटो न्यूक्लियस ये रहा, ये सब मेटेरियल का है, ऑर्गेनिज सारे कहां घूम रहे हैं मेरे? साइटोप्लाज्म से। ये कहां एंटर करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर एंटर कैसे करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के पास छोटे छोटे क्या है? पोर्स। इन पोर की हेल्प से जो भी हमारा साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल घूम रहा है वो कहां आएगा? यहां आएगा और एंटर कर जाएगा किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कहोगे सर ये क्या होता है? डीएनए। देखो डीएनए क्या होता है। पहला है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? मैंने कैसा बताया था पीछे अभी? कैसा स्ट्रक्चर बताया था मैंने? कैसा स्ट्रक्चर बताया था? थ्रेड लाइक। देख रहे हो थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर था। डायग्राम थोड़ा नोटिस करके देखो, देखो इसके अंदर थ्रेड दिख रहे हैं, थ्रेड चलते दिख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा बना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आगे देखिए, डीएनए, डी न्यूक्लिक एसिड। पहला टॉपिक क्या है? इसका शेप कैसी है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कहां पर होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी चीज क्या करता है ये? कैसे भी समझ लीजिए, मैं छोटी बात में समझाता हूं कि जैसे हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर हमें दिखता है, उनके हेयर, उनके हेयर हो गए
या उनका बोलने का स्टाइल हो गया, या उनके आईज के अंदर का जो कलर होते हैं उसके बारे में जो भी दिखता है, वो हमारा क्या किस पर डिपेंड करता है? वो डीएनए पे। कि हम कैसे अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं, अपने एल्डर की तरह दिख रहे हैं, क्या बिहेवियर है हमारा, वो सब चीज किस पर डिपेंड करता है? डीएनए पे। ठीक है, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन, करेक्टर सब इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारी जो इनहेरिटेंट है, जो हमें मिली है, हमारे पूर्वजों से मिली है, उस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से कहाँ भेजता है? दूसरी जनरेशन में भेजने का काम करता है। डीएनए देख लो किसका शेप कैसी होती है। ठीक है, सिंगल था और क्रोमेटिन था, जैसे जुड़ गए क्या बन गया? ये डीएनए बन गया। ठीक है, तो इतना शेप याद रखो, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा उसमें देखेंगे इस पर। आगे आ जाओ, टॉपिक है जिसका नाम है जीन्स। देखो जीन्स क्या होता है बताओ। देखो जीन्स कहां प्रेजेंट होंगे हमारे? इनसाइड द डीएनए। क्या क्या चीज है? अब ये डीएनए ही एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो हमारे कोड बताएगा हमारे करेक्टर का। जैसे क्या क्या? आंखों का कलर, मेरा स्किन टोन, शेप, नोज की शेप, मेरी हेयर की शेप, सबके सब किस पे डिपेंड करेगी? मेरे जीन्स पे। कि जो मुझे पेरेंट्स से मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उनके डीएनए से सेम है। ठीक है, तो हमको ये जीन्स डिपेंड करके बताएगा हम किस तरीके किस फॉर्मेट में जाने वाले हैं। डायग्राम देख लो, ये सिंगल थ्रेड घूम रहे थे, जैसे मिले उन्हें एक बाइंडिंग होते चले गए और पूरे क्या बन गए? मेरे जीन्स। ये खाली रैंडम घूम रहे थे मेरे डीएनए। जब तक डीएनए सिंगल घूम रहा था ठीक है, तो मिला तो उन्हें डबल हेलिक्स शेप बना ली, जुड़ते 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 क्या बना दिया? पूरा एक जीन्स बना दिए। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल ऑर्गेनीज। ऑर्गेनीज क्या होती है? क्या क्या होता है सेल ऑर्गेनीज? अब जो हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल के अंदर क्या क्या था? साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, और क्या क्या चीज बताई थी मैंने? प्लास्टिड्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, ये सब किसके अंदर थे? मेरे सेल ऑर्गेनीज के अंदर। उनके बारे में देखेंगे क्या क्या है। हर सबके अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, अलग वर्क है सबका। देखते हैं इधर। पहला है सेंट्रोल्स, वैक्यूल्स। ये न्यूक्लियस की क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लाइसोसोम ये रहा। ठीक है, ये बीच में सेंटर में कौन बैठा है? मेरा न्यूक्लियस। ये देख रहे हो सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? मेरा न्यूक्लियोस। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की लेयर। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। साइटोप्लाज्म क्या है? मेरा जेल लाइक स्ट्रक्चर, जो भी जेल भरा हुआ है इनसाइड है। ठीक है, दो तरह का ईआर दे रखा है। ये वाला कौन सा है? रफ। बाहर वाला कैसा है? स्मूथ। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए मेरे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, पहला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या चीज है? क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम में, इस साल भी आएगा। स्कूल के एग्जाम में ईआर आना आना कंपलसरी है, या इसका डिफरेंस आएगा। सिंपल रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस जरूर आता है। पहला टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ईआर। क्या चीज की प्रोडक्शन करता है ये? प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन क्या होता है मेरा? ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है प्रोटीन का कैसे कैसे बनता है, आजकल बॉक्स और डब्बे में देखते हो। और क्या बनाएगा? लिपिड। इन दोनों का सिंथेसाइज करेगा कौन? ईआर। इसके दो टाइप होंगे ईआर के, एक होगा आर ई आर, एक होगा एस ई आर। एस का मतलब क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ से क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे आ जाओ। एक नेटवर्क है या ब्रांच है, या इसकी स्पेंडल शेप है। ये कह रहा है नेटवर्क एंड ब्रांच बाउंड बाय ट्यूब और शीट। इसकी शेप देख रहे हो कैसे शीट बिछी हुई है? शीट देख रहे हो या देख रहे हो रफ वाली कैसे ट्यूब बनी हुई है? हाइड्रा जैसे लग रहे हैं तो। ठीक है, ट्यूब्स लग रही हैं। तो इसकी शेप कैसी है? ट्यूब जैसी या शीट जैसी? ये लंबी लंबी लॉन्ग ट्यूब्स दिख रही हैं। इसके अंदर क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है बैग टाइप शेप है। तो इस तरह के बारे में इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? ट्यूब्स, बाउंड लाइक ट्यूब्स एंड शीट। तो लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्स आ गया, लंबी लंबी ट्यूब्स जैसा है, या बैग्स जैसे लग रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? वेसल्स। ठीक है, दो तरह के होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो क्या होगा? रफ, दूसरा क्या होगा? स्मूथ। एग्जाम में जरूर आता है रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? अपना प्रोटीन। और जो स्मूथ होगा वो क्या पर होगा? वो क्या बनाएगा? लिपिड, फैट बनाएगा, फैट के मॉलिक्यूल्स।
नेक्स्ट है इनके बीच में डिफरेंस आर ई आर और एस ई आर। आर का मतलब क्या होगा, रफ, एस का मतलब क्या होगा, स्मूथ। ठीक है, पहला देखिए, द सरफेस आर डॉटेड राइबोसोम इन अ रफ लाइक, मतलब इसके ऊपर जो शेप है वो कैसी होगी, रफ। देखो ये लग रहे हैं छोटे छोटे ब्लू ब्लू, ये क्या है मेरे राइबोसोम्स, रफ है, इसकी शेप जैसी होगी, रफ हो गई, खुदरी शेप हो गई, जिसकी वजह से क्या बोल दिया इसको, रफ। ठीक है, तो ये रफ ही क्या है, राइबोसोम्स। नेक्स्ट आगे देखिए, द सरफेस, इसकी सरफेस स्मूथ है जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होंगे। आर ई आर क्या है, राइबोसोम से बने हैं। राइबोसोम किसका सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का, मॉडिफिकेशन करेगा, डिलीवरी करने का काम करेगा, बट इसके अंदर क्या प्रोडक्शन होगा, लिपिड का। लिपिड के अलावा कुछ नहीं होना है, यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन होगा, लिपिड का। नेक्स्ट है, राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, उसकी सरफेस पे राइबोसोम क्या होंगे, अटैच होंगे, बट यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। नेक्स्ट है, एसईआर किसका काम करेगा, जितने भी लीवर के अंदर या कोई भी ड्रग खा रहे हैं, जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, सरफेस हमारी बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर कुछ भी चीज है, उसका क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। वो कौन करेगा, स्मूथ। ठीक है, आर से मतलब रफ। ठीक है, इस चीज का याद रखना है, बट आर ई आर कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। अब आपने कहा होगा सर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन तो बनवा लिया, लिपिड बनवा लिया, करूंगा क्या सर मैं, बना लिया उन्होंने। अब क्या करेगा गोल्गी एपरेटस, इसको प्रोटीन को, फैट को लेगा, उसको रखेगा, स्टोर करेगा, पैकेजिंग करेगा, मॉडिफाइड करेगा, जहां जिसको नीड होगी तुरंत क्या कर देगा, भेज देगा। ये समझ लीजिए वो हमारे भाई साहब बनाने वाले थे प्रोटीन को। अब ये भाई साहब किस चीज के लिए आए हैं, गोल्गी बनाएंगे, उसको रेडी करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टीपी नगर वाले हैं। आ जाओ, गोल्गी एपरेटस, द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू अ सैक लाइक, इसको बोलते हैं सिस्टम। देखो किस तरह की शेप होती है इसकी, गोल्गी एपरेटस की, सैक लाइक, ऐसा लगता है थैले जैसी हो। ठीक है, बोला ना, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल चल रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है कि सिस्टम क्या होता है, कि जो गोल्गी एपरेटस होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होती है, एक दूसरे के कैसे होती हैं, ऐसे समझ लीजिए गोल्गी एपरेटस की एक दूसरे के क्या हो रही है, पैरेलल बाउंड हुई है एक दूसरे के। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, सिस्टम। ठीक है, डायग्राम देख लो एक बार, ये देखो, ये दिख रहा है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, दिख रहा है गोल्गी एपरेटस, ग्रीन ग्रीन कलर का, जूम आउट करके देखो, देखो कैसे दिख रहा है, पैरेलल दूसरे के। ठीक है, अरे प्रेजेंट किसके अंदर हुए हुए हैं, सेल के अंदर। ये क्या है मेरे, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेरा क्या था बीच में, न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्मूथ, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट हुए हुए। नेक्स्ट है, सिस्टम पढ़ लिया, फंक्शन क्या है, स्टोरेज करेगा, मॉडिफाइड करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, स्टोरेज करने का काम कर रहा है, मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है, पैकेजिंग का काम कर रहा है, प्रोडक्ट जो बना, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए थे मेरे ईआर ने, प्रोटीन और लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड्स को इसको सिंथेसाइज करेगा, जो किसने बना के दिए थे इसको, ईआर ने, उसको डिस्पैच करेगा वेरियस टारगेट। अब जो मांगेगा, वहां से डिमांड आई है कि मुझे जल्दी जल्दी प्रोटीन भेजो, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, तुरंत क्या करेगा गोल्गी एपरेटस, ईआर से कहेगा जल्दी जल्दी बना के दे मुझे प्रोटीन, प्रोटीन लेगा, स्टोर करेगा, प्रोटीन का पैकिंग डब्बा करा, गोल्गी एपरेटस कहेगा अच्छा तुमको चाहिए लो मुझसे ले लो, तुमको प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, मुझसे ले लो। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, उसको पैकिंग करके देगा, क्योंकि प्रोटीन बड़ा महंगा आता है बॉक्स में, पता है ना, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, इसको स्टोरेज करके रखेगा, काम आएगा तो मैं दूंगा बाद में। फिर क्या करेगा सर, पैकिंग करके मॉडिफाइड करके अच्छा बना देगा, फिर उसके पैकेजिंग करके अच्छा कंटेंट बना के उसको क्या कर देगा, डिस्पैच कर देगा, भेज देगा, सेल कर दिया। आ जाओ, इन्वॉल्व इन अ लाइसोसोम, दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो गोल्गी एपरेटस का बहुत बड़ा फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम से। अब क्या हो गया सर, लाइसोसोम क्या आ गया, नए नंबर बताया जा रहे हो सर आप तो बार बार, रुक जा बेटे बताऊंगा। ठीक है,
लाइसोम सुनो, पहला है लाइसोम। ये जितनी भी हमारे पैकेजिंग करी थी ना पैकेजिंग, इसके डब्बे वेस्ट वेस्ट नहीं पड़े होंगे, क्या करेगा? अरे उन्हें तो प्रोटीन बना के दे दिया, डब्बे करा लिया, कुछ वेस्टेज भी तो बटा होगा, गत्ते बचे कुछ तो बेकार वेस्ट मटेरियल होगा, उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। चलो बाहर चलो, यहाँ कचरा इकट्ठा मत करो मेरे पास, मैं बाहर फेंकता हूँ उसको भी। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? वेस्ट डिस्पोजल। डायग्राम देखो कैसे होते हैं लाइसोम। ठीक है, सेल के अंदर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अभी पढ़ा इनके बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, ये कैसी शेप है दिख रही है? ये किसकी है मेरी शेप? किसकी है मेरी? लाइसोसोम। ठीक है, आ गया हो। सुनो बात को ध्यान से। द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर whose sac are filled with the digestive enzyme। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या है? एक थैला है जिसके अंदर सैक के अंदर क्या भर रखे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। जहां जो जरूरत होगी, कोई बैक्टीरिया आ गया है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई अनवांटेड चीज आ गई, उसके पास जाएगा, ब्लास्ट कर देगा अपने आप को, सुसाइड कर देगा। जो कोई सेल जो भी कुछ बाहर का दिख रहा है उसको एक्स्ट्रा अटैक करेगा उसको जाके। ठीक है, अटैक कराइए, AK-47 आर्मी है इसके पास अपनी। आ जाओ। द क्लीन अप, साफ कर देगा, डाइजेस्ट करेगा, जो फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आया है जाएगा उसके पास, जाएगा खा जाएगा, फोन कर देगा, ज्यादा बड़ा हो तो ब्लास्ट कर देगा, तो खा जाएगा, सुसाइड बैग बोलते हैं इसको। डूइंग डिस्टर्बेंस ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है प्रोसेस में कहीं डिस्टर्बेंस दिखता है, व्हेन दे सेल गेट बी डैमेज द लाइसोम दे मस्ट बस्ट, जाएगा वहां जाएगा फट जाएगा। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट, जो उसके एंजाइम होंगे, जो भी अनवांटेड फॉरेनर चीज आई थी उसे क्या कर जाएगा? खा जाएगा, ये खाने का काम करेगा। ठीक है, द आउन सेल अपने सेल को भी खा जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा दिखे थे, जो भी एक्स्ट्रा सेल बनने उसे भी खाने का काम करता है, अपने भी जो फॉरेनर आया उसे भी खाने का काम करेगा, तो उसको बोलते हैं हम सुसाइड बैग। तो सीधी बात याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा था? प्रोटीन और क्या बना रहा था? और फैट। गोल्गी एपरेटस ने क्या करा हमका? अच्छा अच्छा, प्रोटीन बना रहे हो, लेगा, पैकेजिंग करेगा, स्टोर करेगा, जब देखेगा मार्केट में रेट महंगे हो रहे हैं जब ही डिस्पैच कर देगा। अब गोल्गी एपरेटस देखेगा आके, इसके बाद आया लाइसोम, लाइसोम देखेगा अच्छा कुछ वेस्टेज भी बचा है, उसे तो मैं ले जाऊंगा उठा के, तो वो जाएगा उस वेस्टेज को क्या करेगा? अपनी बॉडी सेल से बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट है जिसका नाम है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करेगा अपना? इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। भैया इसका नाम पावर हाउस क्यों पड़ा, बस ये बताओ। इसलिए पड़ा, ये गोल्गी को फोन निकल के जाएगा कि गोल्गी मुझे थोड़ा सा प्रोटीन भेज दे। ठीक है, किसी से कहेगा कि मेरा स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे कुछ अपने शेप बनानी है, किसी से कुछ नहीं कहेगा ये। क्यों? इसके पास खुद का क्या है? डीएनए, खुद का राइबोसोम्स है, खुद से प्रोटीन बना देता है ये, इसका खुद का डीएनए है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पास एक एनर्जी का सिस्टम है जिसको बोलते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऐसी एनर्जी होती है एटीपी की जो इंस्टेंट एनर्जी देती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे स्प्रिंटर होता है, कोई रेसर होता है, वो रेस लगा रहा है, 100 मीटर की रेस लगा रहा है, तो उसको जो स्टार्टिंग में एनर्जी लगेगी वो एटीपी के फॉर्म में लगेगी, बहुत तेज इंस्टेंट एनर्जी होती है एटीपी। नेक्स्ट है टॉपिक देखो, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल विया इनर मेम्ब्रेन आर विया फोल्डेड। पोरस का मतलब क्या है? देखो ये बाहर की शेप है, ये पोरस हो गई। ठीक है, ये है ठीक है, ये अंदर की शेप कैसी दे रखी है इसने? डीपली फोल्डेड। देख रहे हो फोल्ड कैसे शेप हो रही है? ठीक है, छोटे छोटे गैनुल्स भी हैं, इसके अंदर से फोल्ड होगा। ठीक है, ये डीएनए है, इसके अंदर ये देख रहे हैं छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेरे क्या है? यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, ये रहा डीएनए, डीएनए, डीएनए। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रैनुल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी होती है, अंदर से एटीपी एनर्जी निकलती आती है। तो इसकी दो मेम्ब्रेन होगी, एक अंदर की मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। एक मेम्ब्रेन ये रही, मेम्ब्रेन क्या होती थी? आउटर लेयर। ठीक है, ये अंदर की लेयर होंगी। और टॉपिक पे पहला है टॉपिक है आउटर मेम्ब्रेन पोरस होगी, जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी? फोल्डेड, ऐसी, जुराब फेंके तो ना उससे मुड़ी मुड़ी सी ऐसी शेप होगी इसकी। ठीक है, दे क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेशन। इससे जो एरिया होगा ये क्या जनरेट करेगा? एटीपी। एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी बनेगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेंगे, और जो तुरंत क्या देगा? इसको एनर्जी देगा।
ठीक है, क्या फंक्शन है इसके? पहला फंक्शन क्या है? केमिकल एक्टिविटी करेगा जिससे रिलीज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एनर्जी, जिस एनर्जी का नाम है एटीपी। दूसरी क्या है? ये करंट एनर्जी देगा सेल को, यदि तुरंत एनर्जी चाहिए ये करंट इंस्टेंट एनर्जी बना के देगा एटीपी। तीसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या है? डीएनए। खुद का क्या है इसका? राइबोसोम। तो जिस वजह से इसको प्रोटीन का भी बोला जाता है, खुद का प्रोटीन बना लेगा क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम। जीन्स है, अपना स्ट्रक्चर अलग सब कुछ लेकर चलेगा, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए राइबोसोम्स। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन कौन है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है? न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड्स। ये तीन ऐसी चीज हैं जिनका खुद का डीएनए भी होता है, खुद का क्या होता है? राइबोसोम्स होता है, डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे भी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्लास्टिड्स। क्या बताया था मैंने? प्लास्टिड्स क्या होता है? खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? कलरफुल पिगमेंट होता है, ये बताता है कि जो प्लांट है उसका कलर कैसा होगा। तीन तरह के होंगे। पहला था क्या है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स हमेशा कहां प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल के अंदर। पहला टॉपिक होगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब है कि जो फ्लावर्स होते हैं, क्रोमो जो फ्लावर्स होते हैं, और प्लास्ट मतलब कलर, कि किस तरह का कलर होगा प्लांट का, ये सब इसके क्या है बताने में हेल्प करेगा। देखो, क्रोमो मतलब कलर प्लास्टिड्स होंगे, जैसे कि फ्लावर्स। फ्लावर्स का रंग होता है हर तरह का, वो किसके अंदर आएगा? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट होता है मेरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? व्हाइट होगा या कलरलेस होगा? कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होगा। क्या कर स्टोर करेगा? ये स्टार्च, फैट, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स होते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं, वो होंगे। ये अपने आप में क्या कर लेगा? उसको स्टोर करके रखेगा, क्योंकि इसके पास कलर ही नहीं है, कलरलेस प्लास्टिड्स है। तीसरा आएगा क्लोरोप्लास्ट। एक तो क्रोमो, दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्लांट हमें हरे रंग का दिखता है ना, क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल क्या होता है? जिससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प लगती थी अपना खाना बनाने को प्लांट को, ये वही क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल का कलर कैसा था? ग्रीन। ग्रीन कलर का क्या था इसमें? पिगमेंट। ठीक है, द कंटेन अ पिगमेंट ऑफ द क्लोरोफिल रिक्वायर्ड द फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट। प्लांट को फोटोसिंथेसिस में काम करता है, जिस वजह से प्लांट क्या कहता है? डीएनए। लिखा गया है यहाँ पे, खुद का डीएनए होता है, खुद का क्या होता है इसके पास? राइबोसोम्स। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। ठीक है, टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं? एक स्टोरेज का काम करते हैं, रिजिडिटी, हार्डनेस, टिडी, ये रिजिड बनाता है, मजबूत बनाता है। इसकी शेप कैसी होती है? सैक, मतलब मुजराब की जैक लाइक। देखो वैक्यूल्स, और इसका अपना अलग हिसाब किताब भी है, हैवी होता है। देख रहे हो, ये पूरा न्यूक्लियस था, ठीक है, सेल था, ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ईआर है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया थे, ठीक है, ये मेरा क्या है? वैक्यूल्स। इनके बारे में देख रहे हैं हम, क्या होता है वैक्यूल्स। ठीक है, इसका शेप कैसे देखिए, स्टोरेज करने का काम कर रहा है, सैक, रिजिड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, ध्यान सुनो, लास्ट है स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा? छोटा, पर बड़ा किसके अंदर है? वह वैक्यूल्स बड़े किसके अंदर होंगे? प्लांट सेल के अंदर। वाई प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल, कितने परसेंट होगा? 50 से 90% इसका सेल का वॉल्यूम कवर कर रखता है। कौन? वैक्यूल्स। ये समझ लीजिए वैक्यूल एक ऐसा है जो प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है और एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा होता है। ठीक है, शेप दिखा दिया, बारी है ऐसा, उसके अंदर एक बैलून में वाटर भर के अपना दबदबा रखकर बैठता है। ठीक है, बैलून में वाटर भर दिया और उसे रख दो बीच में सेल से, इतना स्पेस कवर करके आराम से हैवी होकर बैठ जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैक, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। तो सेल को हार्ड बनाने का काम करता है, इनसाइड से उसको स्ट्रॉन्ग देता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट सेल आर स्टोरेज ऑफ द वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल होते हैं वो अपने अंदर स्टोर क्या करते हैं? वैक्यूल्स को। ऐसा क्यों? कि बाद में मुझे बना के देगा क्या चीज? अमीनो एसिड। इसके अंदर क्या क्या स्टोर हुआ हुआ है? अमीनो एसिड्स। और क्या स्टोर हुआ है? शुगर। और क्या होगा बताओ? प्रोटीन।
फैट, ये सब क्या होंगे इसके अंदर, स्टोर होंगे। इस वजह से इसका शेप देखो कितने बड़ी थैले जैसी लग रही है। इसका नाम क्या बोला, स्टोरेज सैक। क्या क्या अमीनो एसिड को स्टोर कर रहा है, फैट को, इसको, प्रोटीन को, ठीक है, ये शुगर को, ये देख लिखा। प्लांट सेल आर स्टोर ऑफ वैक्यूल्स व्हिच आर अमीनो एसिड, शुगर या वेरियस ऑर्गेनिज्म सेल या प्रोटीन्स को, इनको क्या करेगा, स्टोर करके अपने पास रखेगा। दूसरा क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि अमीबा आता है, एनगुल्फ करता है अपने फूड को, देखता है अमीबा, एनगुल्फ करता है, खा लेता है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा, अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा, निकाल देगा। कंटेन देयर फूड आइटम अमीबा हैज कंज्यूम, ठीक है, ये इस तरह का हो गया। ठीक है, एक टॉपिक रह गया था आपका, मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल नहीं बताया था। अब पता चलेगा तुम्हें प्लांट सेल एनिमल सेल क्या है। लास्ट टॉपिक है, देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, क्या क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब आ जाओ, अब तुम सबके नाम भी पता होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था सर, आपने बताया था अभी। लाइसोम क्या है सर, ठीक है, सेंट्रोल्स क्या है। आ गई पहला पहला टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल। पहला, प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। एनिमल के पास सेल वॉल थी, बताया था मैंने, उसकी तो कोई लेयर नहीं है, डेड सेल तो होते ही नहीं है, कोई भी डेड नहीं है भाई, ठीक है। तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्यों होती है सेल वॉल, उसको बाहर से टाइट मजबूत, कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंट कोई भी चीज उसके अंदर ना एंटर ना कर जाए, वो अपने आप को डेड सेल बना लेता है बाहर, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, मजबूत बन जाए। दूसरा क्या है, इसके अंदर प्लास्टिड्स होंगे। प्लास्टिड्स क्या बताए थे मैंने अभी, स्टोरेज का काम कर रहे थे, क्या थे प्लास्टिड्स, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, absent एनिमल सेल के अंदर। सेंट्रोसोल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, पर यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे absent होंगे। गोल्गी बॉडी क्या थी, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी, एनिमल सेल में भी होंगी और ये किस में भी होगा, ठीक है, इसको क्या बोल, डाइटोसोम। ये प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में दोनों प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम सब्जेक्ट सिलेबस में है नहीं, ठीक है, ये देखना मत, ठीक है। डायग्राम देख लेना कि एनिमल सेल में क्या क्या लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, ये सब दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में कैसे गोल्गी एपरेटस है, कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ ईआर है, कहाँ रफ है, कहाँ क्लोरोप्लास्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे है, दो लेयर कैसे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है। ये डायग्राम देख लो, सेल वॉल कहाँ होती है, बिल्कुल आउटर लेयर होती है, ठीक है। इसी के साथ मैं टॉपिक को फाइनल कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना, नोट सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद पढ़ाई को ओवर करते हैं, ठीक है।